अब मैं भारत के जाने माने संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं इनके पास जाता हूँ, आप लोग को दूध अच्छा लगता है? दूध फल आपको खूब पीना हो तो इनके घर जाया करो आप। खूब दुनिया भर के दूध पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, हमको तगड़ा करके भेजते। दिल्ली जाने पर काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सुकून और शांति मिलती है। इनके घर जाने से, सत्संग करने से मेरी आत्मीयता और शांति और सुकून मिलती है। मैं बड़ी श्रद्धा से इनकी बातें सुनता हूँ। तो आप लोग भी कृपा करके नोटबुक पेन से लिखेंगे और श्रद्धा से आप सीखेंगे। थैंक यू। परम श्रद्धेय स्वामी धर्मबंधु जी, डॉक्टर राजपूत जी, श्री अरोड़ा जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन विशिष्ट महानुभाव विभूतियाँ, शिक्षकगण, गुरुजन और मेरे साथी विद्यार्थियों, आपने एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक को सुना, एक गणमान्य शिक्षक को सुना, एक वरिष्ठ अधिवक्ता वकील को सुना। अब मैं आपके सामने आपके एक साथी विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। मैं अपने को जीवन पर्यंत विद्यार्थी मानता हूँ और मेरा मानना है कि कोई शिक्षक भी तब तक शिक्षक नहीं हो सकता या अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता जब तक वो अपने को शिक्षार्थी न माने। मित्रों, जैसा स्वामी जी ने बड़ी उदारतापूर्वक मेरा परिचय देते हुए कहा, मेरा संबंध संविधान और राजनीति और विधि कानून के एक विद्यार्थी के रूप में माना जाता है। देश विदेश में जहाँ मैं जाता हूँ तो संवैधानिक राजनीतिक समस्याओं के बारे में बोलने के लिए मुझे विषय दिए जाते हैं। स्वामी जी के इस शिविर में पहला अवसर होता है जब किसी विषय पर नहीं बोलना होता। स्वामी जी कहते हैं जो चाहिए सो बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो मैं स्वामी जी का बहुत आभारी हूँ क्योंकि ऐसा अवसर दुनिया में और कहीं नहीं मिलता कि किसी भी विषय पर कुछ भी बोलिए। मैं सबसे यहाँ एक मिनट थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आप लोग जरा सीधे बैठो, सीधे स्ट्रेट, और पद्मासन लगाओ। कैसे लगाया जाता है? पद्मासन लगा के दिखाओ जरा कैसे लगाया जाता है। लगाओ जल्दी। शोर कर रहे हैं तो मेरी कमजोरी है। सीधे बैठो। एक बार सब लोग गायत्री मंत्र बोलो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, ये जिस महापुरुष की आप बात सुने, इनके घर हमने चित्र देखे हैं। ये कुर्सी पर बैठे हैं और इंदिरा गांधी खड़ी होकर के इनसे सलाह ले रही हैं। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नहीं बता रहे, जो सच्चाई है वो वहाँ इंदिरा गांधी इनके सामने खड़ी होकर के कानून की सलाह ले रही हैं। ये हर कितने राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर जब डिस्प्यूट होते हैं तो इनके पास फ़ोन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब कंट्रोवर्शियल जजमेंट होता है तो सारे मीडिया के लोग इनसे सलाह मांगते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है। ये जैसे आपके सामने कुर्ता पैजामा पहन के खड़े हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है।
इनकी बात आप बड़े आदर और श्रद्धा से सुनिए, शोर कोई नहीं करेगा। स्वामी जी मेरा काम और कठिन करते जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जिन विषयों का उल्लेख स्वामी जी कर रहे हैं उन विषयों पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि सबसे पहले यहाँ बोलते समय मैं महात्मा गांधी बापू की जन्मभूमि गुजरात को नमन करना चाहता हूँ। इस आश्रम की पावन भूमि का वंदन करना चाहता हूँ, जहाँ वर्षों वर्षों से इस प्रकार के शिविरों का आयोजन स्वामी जी करते रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने राष्ट्र निर्माण का, हमारे चरित्र निर्माण का इतना बड़ा बिगड़ा उठाया है और इतना महान यज्ञ वो कर रहे हैं। हर वर्ष करते हैं, पूरे वर्ष करते हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। इतने निस्वार्थ भाव से वो सेवा में लगे हैं, उसके लिए जितना कहा जाए थोड़ा है। अत्यंत समर्पित व्यक्तित्व, कर्मठ व्यक्तित्व, ऐसे लोग देश में कितने कितने और हों देश का कल्याण करने के लिए, ऐसे विरले ही लोग हैं दुनिया में। मित्रों, मैं आपके सामने बजाय भाषण देने के कुछ सवाल रखना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें कहने का सवाल था, मैं समझता हूँ वो सब कही जा चुकी हैं आज से पहले इस शिविर में, और आज मैं सुन रहा था, आज भी बहुत ही शिक्षाप्रद बातें, ज्ञान की बातें वो सब हो चुकी हैं, तो उन्हें दोहराने का कोई लाभ नहीं है। मैं एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा। मित्रों, अब से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने एक सवाल पूछा अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया, गंतव्य क्या है। मैं चाहूंगा कि हम में से हर कोई स्वयं इसका उत्तर खोजे। जैसा अरोरा जी ने कहा, उत्तर आप सबके पास हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप स्वयं सोचकर उत्तर खोजें। उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। मैं कौन हूँ, हो सकता है मैं अपना नाम बताऊँ, मैं ये हूँ। अपने माता पिता का नाम बताऊँ, उनका पुत्र या उनकी पुत्री हूँ। हो सकता है अपने गुरु का नाम बताऊँ, कॉलेज का, स्कूल का नाम बताऊँ। ये कहूँ कि मैं मानव हूँ, पशु पक्षियों से अलग हूँ। हो सकता है मैं कहूँ कि मैं अमुक धर्म का अनुयायी हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक बिरादरी का हूँ, अमुक प्रदेश का हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, बंगाली हूँ, आदि आदि। तो मेरी पहचान क्या है? क्या मेरी बहुत सी पहचान है? मैं समझता हूँ हर पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन हर व्यक्ति को निर्णय करना है कि उसकी सर्वोपरि पहचान क्या है। इस देश में हम रहते हैं, हमारी जाति, धर्म, बिरादरी, प्रदेश, भाषा सब अलग अलग हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम सब एक भारत के लोग हैं, हम सब भारतीय हैं। और वो मैं समझता हूँ एक ऐसी पहचान है जो और पहचानों से अलग है। दूसरी पहचान इससे ऊपर है जो आपको सोचना है। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे ऋषियों ने पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल शरीर हूँ या कुछ और हूँ।
क्या मेरी पहचान मेरे शरीर से, मेरे नाम से, मेरी जाति, मेरी बिरादरी, मेरे देश से है, या मैं शरीर से ऊपर कुछ और हूँ? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप सोचें। कुछ ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर भाषण करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कई बार एक मौन भाषा होती है। मैं आपके पास बैठूं, आप मेरे पास बैठें और हम मौन होकर एक दूसरे की ओर देखते रहें या आंख बंद करके चिंतन करते रहें, तो मेरा मानना है कि एक ऐसी भाषा, मौन की भाषा होगी जिसमें हम बहुत थोड़ी देर में वार्तालाप करने लगेंगे एक दूसरे से, और उस भाषा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो इस भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। कभी इसका मैं निवेदन करूंगा कि प्रयोग करके देखें, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने मित्र के साथ, किसी के साथ बैठकर मौन होकर बैठें थोड़ी देर और देखें कि क्या आप में बगैर बोले वार्तालाप शुरू हो जाता है। मेरा मानना है कि आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा और आप एक दूसरे से बातें करने लगेंगे। वैसे भी जो सत्य है उसको भाषा के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। मैं कह रहा था कि हम सब दूसरे स्तर पर भारत के लोग हैं और स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं हम में राष्ट्र भावना जागृत करने की, संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करने की, हमारे चरित्र निर्माण की, हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी शिक्षा पद्धति में, डॉक्टर राजपूत भी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस दिशा में। हमारी शिक्षा पद्धति में जो कमी रह जाती है, जो स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं होता, उस कमी को पूरा करने का प्रयास स्वामी जी इन शिविरों के द्वारा कर रहे हैं। समग्र विकास, चारित्रिक विकास, आत्मिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम भारत के लोग हैं, तो एक दूसरा सवाल उठता है कि भारत क्या है? भारत क्या है? आप अपने से पूछिए कि भारत क्या है। क्या भारत एक भौगोलिक इकाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ, कच्छ से कामाख्या तक फैला हुआ? क्या एक ऐसी भौगोलिक इकाई को आप भारत कहेंगे? क्या केवल वही भारत है? इतिहास को लें तो क्या भारत वो देश है जिसमें समय समय पर अनेक राजाओं महाराजाओं ने शासन किया, बादशाहों ने शासन किया, जो देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा विदेशी आक्रांताओं का? क्या वो भारत है? क्या वही केवल भारत है जो सदियों दास्ता में रहा? मित्रों, अगर आप इस पर विचार करेंगे तो संभवतः आप मेरे से सहमत हों कि मेरे विचार में केवल ये सब भारत नहीं है। भारत एक उस संस्कृति की अविरल धारा है जो हजारों वर्षों से बह रही है अबाध रूप से। उस संस्कृति का नाम भारत है, और उस भारत को देखने के लिए आपको केवल भारत के विभिन्न भागों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो वहाँ भी आपको ये भारत मिलेगा, जहाँ जहाँ भारतीय पहुँचे हैं। कई बार मुझे लगता है कि भारत से बाहर अधिक जीवंत है। भारतीयों के घरों में, विदेशों में जाकर मैंने देखा है कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति या कहूँ भारत अधिक जीवंत है आज भी, जितना यहाँ पर नहीं है। मुझको याद आता है एक बार
मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी का ड्राइंग रूम अगर आप देखिए तो इतना छोटा था, शायद 15 बाई 15 से अधिक ना हो। थोड़ी देर बात करने के बाद प्रधानमंत्री जी उठे, अंदर गए और हाथ में एक ट्रे लेकर, चाय की एक ट्रे लेकर प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उसके बाद उन्होंने ट्रे मेज पर रखी और चाय बनाकर देना शुरू की। तो मैंने कहा कि मुझे करने दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हिंदुस्तान में मैं मित्रों के घर जाता हूँ या मेरे यहाँ मित्र आते हैं तो प्रायः क्या होता है, उसे सही करने की कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं हो पाता। प्रायः क्या होता है कि जो सर्वेंट है वो चाय लेकर आता है, ऐसा नहीं होता कि हम उठकर जाएं और खुद ट्रे हाथ में लेकर आएं। तो ये और बहुत सारे मैं इस तरह के मिसाल दे सकता हूं कि मुझे लगता है कि भारत दुनिया भर में है और हिंदुस्तान से बाहर, भारत से बाहर भारत अधिक सक्रिय है। इसलिए मैंने कहा कि भारत एक वो संस्कृति का नाम है जो अविरल रूप से, अबाध रूप से हजारों हजारों साल से बहती आ रही है और हजारों साल तक यूं ही बहती रहेगी। एक दूसरी बात मुझे याद आती है, हमारे पड़ोस में एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड के जो राजा हैं उनका नाम आप जानते हैं, सरनेम। थाईलैंड के महाराजा का सरनेम राम है, राम द 9th। वो अपने को राम का वंशज मानते हैं और आज भी महाराजा का सरनेम राम है। और उनका पूरा नाम लें तो वो भी संस्कृत में है, अतुल्य तेज भूमि बल। स्पेलिंग अंग्रेजी में अलग होते हैं लेकिन मूल उसका है अतुल्य तेज भूमि बल। उनके साथ बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। एक बार एक डेलीगेशन में गए थे, एक बड़े नेता डेलीगेशन के लीडर थे, तो हमारे लीडर कहने लगे कि योर मैजेस्टी, हमारा देश का अतीत तो बहुत महान है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अभी पाश्चात्य देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमें बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। किंग राम ने फौरन रोका और उन्होंने कहा नो नो योर एक्सेलेंसी। प्रगति करने के लिए, सच्ची प्रगति करने के लिए हजारों वर्ष लगेंगे पाश्चात्य देशों को। जहां हम पहुंचे हैं वहां पहुंचने में अभी उन्हें हजारों वर्ष लगेंगे, उन्हें बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। भौतिक उन्नति वो तो समाप्त हो जाती है, एक दिन बदल जाती है। बड़ी बड़ी विकास की यात्राएं रुक जाती हैं। आज की जो प्रगति है वो कल पुरानी पड़ जाती है। आज का जो विकास है, आज की जो उपलब्धियां हैं, कल वो ऐसी लगती हैं जैसे बहुत ही प्रिमिटिव थी। अपने जीवन में हम लोग देखते रहे हैं पिछले 50 सालों में कैसे सदियां वर्षों में सिमट गईं। पहले जो सैकड़ों सालों में हुआ करता था, अब वो कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में होने लगा। और आज हमें लगता है कि अब से जब हम लोग अब से 50 साल पहले हम देखते थे तो जो रेडियो था, बड़ा सा डिब्बा होता था, वो कितना पुरानी चीज़ हो गया है। लेकिन जो शाश्वत सत्य हैं, जो जिसमें हमारे ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने अपना जीवन बिताया, जो आध्यात्मिक सत्य हैं,
वो कभी पुराने नहीं पड़ते, वो कभी प्रिमिटिव नहीं होते। वो आज भी सारी दुनिया मानती है भारत की आध्यात्मिक उन्नति, दार्शनिक प्रगति के लिए सारी दुनिया आज भी नतमस्तक होती है। और वो ऐसे शाश्वत सत्य हैं जिनकी ओर किंग राम ने थाईलैंड के इशारा किया, जो कभी पुराने नहीं पड़ते। तो हमें ये भी, मैं समझता हूँ, ध्यान रखना है कि सच्ची प्रगति क्या है। केवल भौतिक प्रगति महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। हमें जो देश ने भौतिक प्रगति की उस पर गर्व है, हर बच्चे बूढ़े को उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। जैसा अरोड़ा जी कह रहे थे कि इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कुछ इस तरह से, किसी शायर ने कहा कि यूं तो सदियों से है आदमी का वजूद, पर आंख आज भी तरसती है इंसान के लिए। इंसान देखने को नहीं मिलता। एक ग्रीक फिलोसोफर था थेलीज, वो एथेंस में दोपहरी की धूप में लालटेन लिए घूमा करता था बाजार में। किसी ने पूछा कि भाई इतनी तेज धूप में, इतने घने बाजार में तुम लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, अरोड़ा जी, कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं, इंसान की तलाश कर रहा हूं, इंसान नहीं मिलता। तो इंसान बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, किस चरित्र निर्माण की जरूरत है, किन मूल्यों की, किन मान्यताओं की, किन आदर्शों की ओर बढ़ने की जरूरत है। जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ मूल्यों की बात सोचते हैं, कुछ आदर्शों की बात सोचते हैं, कुछ मान्यताओं की बात सोचते हैं, और उनको सर्वोपरि रखने की बात सोचते हैं। क्षमा करें, क्रिकेट की टीम में जो 11 लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हों वो। ये जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट की टीम में चुने जाएं। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सबसे अधिक सक्षम, सबसे अधिक योग्य विधायक हैं। मुझे याद आता है, एक बार सड़क पे मैं जा रहा था तो सामने एक तिपहिया स्कूटर जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था एक शेर, ये मुझे याद रह गया, इस जमाने में बड़ा कैसे बनूं मैं, इस जमाने में बड़ा कैसे बनूं मैं, इतना छोटा बनना अपने बस की बात नहीं। इस जमाने में बड़ा बनने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है, बहुत असत्य भाषण करना पड़ता है, बहुत चाटुकारिता करनी पड़ती है, बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें आप अपने चरित्र का हिरास करते हैं, मूल्यों के साथ समझौता करते हैं। ऐसा सब करके अगर आप बड़े बने तो कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी कहा करते थे, बड़ा भया तो जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा बनने से क्या फायदा। दूसरी बात एक कही गई, दुख सुख सबके दुख सुख अपने हैं। जहाँ पाल सार्थ अस्तित्ववादी, अनीश्वरवादी एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ है, नोबेल प्राइज उसे भले ही मिला हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के सामने वो बहुत बौना है। मैं निवेदन करूंगा, बहुत बौना है। सबके दुख, आपका दुख मेरा दुख अगर नहीं है तो मैं बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति हूं। एक अमेरिकन पोएट ने भी कहा, वाल्ट विटमैन, I do not ask the wounded man how he feels. I myself become the wounded man. मैं ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या दुख है, मैं खुद दुखी हो जाता हूं। अगर ऐसी सद्भावना मेरे में है तो मैं इंसान हूं, अगर नहीं है
तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। सुमित्रानंद पंत की पंक्ति मुझे याद आती है, जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित अति सुख से, दुख सुख आपस में बंट जाएं, दुख सुख से, सुख दुख से। तो जब आपका दुख मेरा दुख हो जाएगा, मेरा सुख आपका सुख हो जाएगा, आपका सुख मेरा सुख हो जाएगा और मेरा सुख आपका सुख हो जाएगा, तभी इंसानियत प्रगति कर पाएगा। ये सोचना कि मेरा दुख है, तुम्हारा दुख तुम्हारा दुख है, तुम अपना दुख भुगतो मैं अपना दुख भुगतूंगा, मैं समझता हूं ये भारतीय संस्कृति तो नहीं है। फ्रेंच संस्कृति हो सकती है, पाश्चात्य संस्कृति हो सकती है, नोबेल प्राइज विनर्स की संस्कृति हो सकती है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का, राष्ट्र का, समाज का विकास या विकास का प्रसाद उसकी अतीत की नींव पर खड़ा होता है। हम अपने अतीत को भूलकर, अपनी जड़ों से दूर होकर अगर प्रगति करते हैं तो वो प्रगति नहीं है। हमारा अतीत बहुत महान रहा है और आज भी सार्थक है। जो स्कूलों में, कॉलेजों में हमें पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनके हिसाब से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसका जन्म ग्रीक सिटी स्टेट्स में हुआ। यूनान के नगर राज्यों में पहली बार लोकतंत्र का जन्म हुआ। लेकिन मित्रों, सच ये है कि लोकतंत्र का पालना विश्व भर में अगर कोई देश रहा है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हुआ, तो वो भारत है। हमारे यहाँ कितने ही गणराज्यों के उल्लेख मिलते हैं, कितने ही गणराज्य थे। हमारे यहाँ जहाँ राजा भी होता था तो बहुत जगह राजा निर्वाचित होता था। राजा कहते थे, गोप कहते थे, अलग अलग नाम, नायक कहते थे, अलग अलग नाम थे, लेकिन कितनी जगह, हर जगह नहीं, लेकिन कितनी जगह वो निर्वाचित होता था। और राजधर्म में माना गया कि अगर राजा निरंकुश हो, धर्म का आचरण न करे, राजधर्म को न माने, तो ऐसे राजा को हटाना जनता का अधिकार है। तो ये लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे देश में थीं। ये एक बड़ा विषय है। इस पर मैं समझता हूँ धर्म बंधु जी ने कभी कोई विचार आपके सामने कराया होगा किसी मनीषी का, नहीं तो संभवतः वो भविष्य में कराएंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र भारत में जन्मा, पनपा, पला और भारत किस प्रकार लोकतंत्र का पालना रहा। उसके बाद लगभग 1000 वर्ष तक भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, लगभग 1000 वर्ष तक। एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सोचने की बात है कि भारत इतने महान अतीत के होते हुए क्यों दास्ता की बेड़ियों में लगभग 1000 वर्षों तक जकड़ा रहा। हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए, क्या कारण थे। मैं उत्तर देने का प्रयास नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको पता है, गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष हुआ और भारत स्वाधीन हुआ। किस प्रकार स्वाधीन हुआ, उसकी एक बहुत प्रेरणादायी और मार्मिक कहानी है। मैं चारों ओर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ संभवतः इन्हें गिने लोग ऐसे हैं जो स्वाधीनता से पहले जन्मे, जिन्होंने गुलामी के भारत को भी देखा और आज के भारत को भी देख रहे हैं।
मैं कह सकता हूँ कि मैं उन कुछ इने गिने लोगों में से हूँ जो गुलाम भारत में पैदा हुआ और जिसने गुलाम भारत को भी देखा। आज आप लोग जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दास्ता में जीवन बिताना कैसा होता था। मैं कल जब सोच रहा था कि स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या बोलूं, तो मुझे एक पुस्तिका हाथ लगी जो कुछ वर्ष पूर्व मैंने लिखी थी और मैं उसका आमुख पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर कोई इम्प्रूवमेंट स्वाधीनता संघर्ष के बारे में बात करते हुए नहीं कर सकता, तो अगर आज्ञा हो तो मैं उसके कुछ पंक्तियां, कुछ पैराग्राफ आपके सामने रखता हूं। गत वर्षों में स्वाधीन भारत में जन्मी और पली बढ़ी पीढ़ियों के लिए संभवतः ये अनुमान लगाना कठिन होगा कि गुलाम देश में दास्ता के बंधनों में जीने का अर्थ क्या होता है और उनके जिन पूर्वजों ने इस स्थिति के विरुद्ध संघर्ष किया उन पर क्या बीती। आज कितने युवक युवतियों को, कितने नेताओं और मंत्रियों को इसका आभास है कि एक समय था जब खादी के कपड़े पहनना और सफ़ेद गांधी टोपी लगाना विद्रोह का बिगुल समझा जाता था, जब टोपी न उतारने पर पुलिस की लाठियां बरस पड़ती थीं, जब हर बड़े शहर में ऐसे क्लब थे, ज़ीम खाना वगैरह, जिनके बाहर लिखा होता था, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जिनके बाहर लिखा होता था भारतीयों और कुत्तों के लिए प्रवेश करना मना है। विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं देखा है, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, क्लब के बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। उसमें हम लोग जीते थे। आज संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करने वाली पीढ़ियों को क्या याद होगा कि किस प्रकार कौमी नारा वंदे मातरम कह देने मात्र से लोग जेलों में बंद कर दिए जाते थे और किस प्रकार महात्मा गांधी की जय, वैष्णव जनतो तेणे कहिए, इनकलाब जिंदाबाद आदि के नारे लगाते हुए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज उठाए सत्याग्रही आगे बढ़ते थे। लाठियां पड़ती थीं, गोलियां बरसती थीं, किंतु ध्वज झुकता नहीं था। एक ध्वजधारी गिरता था, पर गिरने से पहले ध्वज दूसरे हाथों में पहुंच जाता था और फिर तीसरे और फिर इसी प्रकार तीसरे हाथों में और चौथे हाथों में और ये सिलसिला चलता रहता था। और फिर कितने ही साथी अपने सर्वस्व की आहुति देकर अनंत की गोद में विलीन हो जाते थे। जो बचे रहते थे वे चलते जा कहा करते थे, हमने मंजिलें तय की हैं इस तरह, हम चले चलकर गिरे गिर कर उठे। तो हमें चलते रहना है, हार नहीं माननी है। बहुत क्रांतिकारियों के साथ जेलों में जो अमानुषिक अत्याचार किए गए, उनके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे फांसी के तख्तों पर झूल गए, शहीद हो गए ताकि देश जिंदा रह सके और आज आप और मैं स्वतंत्रता की जलवायु में सांस ले सकें। आज जब हम स्वतंत्र भारत में, स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हम उन शहीदों, सत्याग्रहियों और सैनिकों को न भूलें जिन्होंने यह दिन संभव बनाया। कितनी बार ये सवाल हमारे मन में कौंधता है कि जिस झंडे को हम उठाए हैं, जिस राष्ट्रगान को हम गाते हैं, जिस वंदे मातरम का नारा हम लगाते हैं, जिस आज़ादी पर हम गर्व करते हैं, वो किस प्रकार प्राप्त हुई, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ा।
मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब प्रभात फेरियाँ निकलती थी, जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा, सुबह सुबह प्रभात फेरियाँ निकलती थी और हम बच्चे लोग आगे आगे होते थे और गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर बई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है वगैरह, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए। और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। मैं कह सकता हूँ, क्षमा करें व्यक्तिगत बात कहने के लिए, मैं प्राय अहम का प्रयोग नहीं करता भाषणों में, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का गर्व है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे बच्चा समझकर जेल तो नहीं भेजा गया, लेकिन बेंच से मेरी बहुत पिटाई हुई। तो मैं भी अपने को समझता हूँ कि उस यज्ञ में मैंने भी ज़रा सी आहुति दी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उस समय जिन लोगों ने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया, और मेरा परिवार तो सारा स्वाधीनता संघर्ष में बहुत बुरी तरह से भागीदार था ही, जिन लोगों ने उस समय स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया, उनमें से किसी ने ये कल्पना नहीं की थी, ये कामना नहीं की थी कि वो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, वो कोई उसका लाभ उठाएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वाधीनता मिलते ही राजनीति से संन्यास ले लिया। मैं कह सकता हूँ मेरे स्वयं पिताजी उनमें से थे जो 1947 तक बहुत सक्रिय रहे राजनीति में, और स्वाधीनता मिलते ही उन्होंने राजनीतिक जीवन से, ये कुर्सियों की राजनीति से संपूर्ण संन्यास ले लिया। तो जिन लोगों ने भाग लिया, जो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो कोई स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किसी पद के लिए कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि स्वाधीनता मिलने के बाद हम ये न समझें कि काम खत्म हो गया। असली काम करने का समय स्वाधीनता के बाद आया, क्योंकि स्वाधीनता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। लोकतंत्र में नागरिक का दायित्व और भी अधिक है। हर नागरिक को लोकतंत्र में भागीदार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, अधिक समय न लेते हुए। स्वामी जी ने क्योंकि संविधान का उल्लेख किया बार बार, इसलिए मैं एक सवाल अंत में ये आपके सामने रखना चाहूँगा कि आखिर संविधान क्या है? संविधान किसे कहते हैं? हम सबको, छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े बुजुर्ग को ये सवाल उठाना चाहिए कि हम किस प्रकार शासित हो रहे हैं। हमारे ऊपर जो राज्य करने वाले हैं वो कैसे वहाँ पहुँचे, किस प्रकार वो शासन करते हैं, किस प्रकार हम शासित हो रहे हैं, शासन व्यवस्था हमारी क्या है। संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि हमारे शासक किस प्रकार चुने जाएं और किस प्रकार हम, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने ऊपर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज करती है। जनता स्वयं अपने ऊपर राज करती है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो संविधान ये बताता है कि वो प्रतिनिधि कैसे चुने जाएं, कैसे हों, कैसे न हों, और वो किस व्यवस्था के अंतर्गत शासन करें। संविधान हमारे अधिकार क्या है नागरिक के, उनका उल्लेख करता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है, अधिकारों के बारे में हम अधिकतर जानते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि संविधान हमारे नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। मूल कर्तव्य नागरिक के क्या हैं उनका भी उल्लेख करता है। और उन मूल कर्तव्यों में 2-3 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है संविधान का आदर करना, भारतीय संस्कृति का समादर करना, भारतीय संस्कृति को समझना, ये संविधान के अंतर्गत आता है। वातावरण की सुरक्षा करना और
इस प्रकार के और बहुत से नागरिक के कर्तव्य। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने नागरिक के कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें, ये भी संविधान बताता है। और शासन कैसा हो उसके बारे में आपको सबको पुस्तकों से ज्ञान मिल ही जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो मेरे पास लिखित प्रश्न किसी ने दिया है, श्री विकास देव ने एक प्रश्न दिया है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन भारत स्वाधीन होने से पहले ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, परंतु अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें संशोधन करना चाहिए अथवा हमें नए राष्ट्रगीत का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, ये एक बहुत प्रचलित भ्रांति है कि ठाकुर रविंद्रनाथ ने इस गीत को जॉर्ज पंचम के लिए बनाया। जॉर्ज पंचम के भारत आने से बहुत पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था, जनगण मन। तो ये सही नहीं है कि ये गीत जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया। ये गीत सबसे पहले मंच पर गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और इस बात को बार बार संविधान सभा में भी स्पष्ट किया गया है, बाद में भी और लोगों ने इस बारे में लिखा है। तो जितना जल्दी ये भ्रांति दूर हो जाए उतना अच्छा है। और अगर वो ये भ्रांति अगर आप मान लेते हैं तो फिर संशोधन का प्रश्न नहीं उठता। जनगण मन में, इस राष्ट्रगान में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस पर किसी भी भारतीय को आपत्ति हो सके। सारे देश का राष्ट्रगान है, और जैसा मैंने कहा, संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उनमें सबसे पहला जो है वो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र के संविधान के प्रति आदर का है। तो हम सबको एक मन से, एक मत से इस राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज को और संविधान को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और इस पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। दूसरा, मैं अंत में फिर यही कहूँगा कि मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि हम सब प्रश्न पूछते रहें, जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, उत्तर और समाधान प्रश्नों के खोजते रहें, जिज्ञासा बनी रहे, जीवन भर हम जिज्ञासु बने रहें, विद्यार्थी बने रहें, सत्य की खोज में लगे रहें। एक फ्रेंच दार्शनिक रूसो हुए, उन्होंने एक बार कहा कि अगर नियति एक हाथ में सच को ले और दूसरे हाथ में सत्य की खोज को ले और मेरे से पूछे कि क्या चुनोगे, तो उन्होंने कहा, निस्संदेह मैं सत्य की खोज चुनना पसंद करूंगा, सत्य को पाना नहीं। धन्यवाद।